जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल के वीडियो में बहुत स्वागत है। और आज है थर्सडे 8 दिसंबर। और दोस्तों आज 3 आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पे हैं। एक आर्टिकल हिंदू में आया है, यहां पे बात करेंगे बिम्स्टेक के बारे कि क्या बिम्स्टेक एक की रोल प्ले कर सकता है फॉर साउथ एशिया। उसके बाद एक आर्टिकल इकोनॉमी से संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आया है। मोर और लेस ये बातें हमने पहले भी करी हैं। जॉबलेस ग्रोथ की अगर हम बात करें तो गुड जॉब लैक की बात करें, जरूरत है इस वक्त भारत को लेबर इंटेंसिव ग्रोथ की, कि ऐसे सेक्टर्स में ग्रोथ हो, ऐसे सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन हो जहां पे बहुत ज्यादा लेबर इन्वॉल्व रहता है। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग को कैसे हम इंपेटस दे सकते हैं बाय लेबर इंटेंसिव ग्रोथ। एंड लास्ट आर्टिकल जो रहेगा वो टूरिस्ट पुलिस स्कीम से संबंधित है, ये हिंदू में आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे विल बी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो एज यू ऑल नो। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। ये आर्टिकल प्रभाष रंजन जी ने लिखा है, बिम्स्टेक एज अ की टू न्यू साउथ एशियन रीजनल ऑर्डर। पर बिम्स्टेक के बारे बात करने से पहले यहां पे ये समझ लें कि आज 8 दिसंबर को, तो आज से ठीक 37 साल पहले 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना करी गई थी, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। बहुत प्रॉमिसिंग ब्लॉक माना जाता था। साउथ एशिया में गरीबी तभी भी थी और आज भी है। साउथ एशिया में बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स तभी भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी है। कहीं ना कहीं सार्क का जो दावा था कि भाई इन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से हम रीजनलिज्म के थ्रू लड़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, वो सपना अभी भी अधूरा ही है। आज भारत कहता है कि हमने $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है। भारत आने वाले 6-7 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगा। लेकिन ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या फायदा, क्या मजा, जब हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी हैं, जो हमारे नेबर्स हैं, वो गरीबी में है। अब अगर आपने अपने घर के बाहर BMW खड़ी करी हुई है, लेकिन आप जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां पे लोगों के पास स्कूटर भी नहीं है, तो उस बात का भी क्या फायदा। इस करके बहुत जरूरी है कि अगर इंडिया भी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहता है, इंडिया भी टेररिज्म या इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस से जैसे इंडिया लड़ रहा है, तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो भी उसी सीरियसनेस के साथ इन चीजों से लड़े। और इसके लिए रीजनलिज्म बहुत जरूरी है, आपसी में कोऑपरेशन दिखाना बहुत जरूरी है। सार्क में कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान बाद में ऐड हुआ था सार्क में। अफगानिस्तान सन 2007 में सार्क में आया था, यह बात आपको पता हो। सार्क अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली मीट नहीं कर पाया है। मैं ये बात कहता भी रहता हूं बार बार। भारत को ब्राजील के साथ ट्रेड करना सस्ता पड़ता है, लेकिन भारत को पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना महंगा पड़ जाता है। अब एशियान को देखें, आप सब सहारन अफ्रीका को देखें, विद इन द रीजन जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पे है, जितनी इकोनॉमिक कोऑपरेशन वहां पे है, उतनी ज्यादा कोऑपरेशन हमको इस साउथ एशियन रीजन में देखने को नहीं मिलती है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं इंट्रा रीजनल ट्रेड की बात करना चाह रहा हूं। ये चैलेंजेस आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद भी। अभी भी कनेक्टिविटी को लेके प्रॉब्लम्स हैं, अभी भी सड़कें नहीं बनी है। देखिए एक बात को समझे ना, पहले हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो बाद में होगा ना, लेकिन पहले तो आपकी फिजिकल कनेक्टिविटी होगी। फिजिकल कनेक्टिविटी होगी, आप हाईवेज होंगे, सड़कें होंगे, उसके बाद ही आप इतना ट्रेड कर पाएंगे, कार्गो को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। तो कनेक्टिविटी होना भी बहुत जरूरी है। कहां है कनेक्टिविटी? अब सार्क का हम यहां पे मैप भी देख लेते हैं। अब सार्क क्या ऑब्सोलीट हो चुका है? क्या सार्क एक बिल्कुल गुड फॉर नथिंग ब्लॉक हो चुका है? यहां पे माना जाता है कि पाकिस्तान का जो रवैया है टुवर्ड्स सार्क वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट है, कि पाकिस्तान बहुत अड़चन डालता है कि सार्क में कंस्ट्रक्टिव काम ना हो सके। काफी ऐसे इनिशिएटिव्स जो कि सार्क ब्लॉक में जो बाकी जो नेशंस हैं जो प्रमोट करना चाहते हैं, ऐसे इनिशिएटिव्स को पाकिस्तान रोकता है। जैसे कि हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की ही बात कर लें। यह एग्रीमेंट भारत ने 2014 में दिया था। कितनी अच्छी बात है अगर हमारा कनेक्टिविटी पूरे सार्क रीजन में हो, सीमलेस कनेक्टिविटी हो, कितनी अच्छी बात है। पीपल टू पीपल मूवमेंट भी होगा, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी अच्छा होगा, ट्रेड भी होगा। पाकिस्तान नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान ने इस प्रपोजल को ब्लॉक किया था 2014 में। तो हमने ऑल्टरनेटिव ढूंढा, जिसे हम BBIN की बात करते हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की बात करें। तो उसके अलावा अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो हॉस्टिलिटीज हैं वो भी सार्क के ब्लॉक को रैंसम करते हैं, सार्क के ब्लॉक को हाईजैक कर देते हैं। सार्क में कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो पाता बिकॉज इंडिया और पाकिस्तान के बीच के जो ईगो क्लैशेस हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। इनफैक्ट 2014 के बाद
सार्क का हेडक्वार्टर्स कहां पे है? सार्क का हेडक्वार्टर्स है, आपको ये बात भी बताना चाहता हूं, सार्क का हेडक्वार्टर्स है काठमांडू में, नेपाल में। बहरहाल 2014 के बाद सार्क की कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। कैसे होगी? 2016 में उरी हुआ, 2019 में पुलवामा टेरर अटैक्स हुआ। तो हम बहुत इस बात को लेकर स्पष्ट हैं कि भी बम बंदूक के साथ तो हम बातचीत नहीं करेंगे। एक तरफ आप हमारे जवानों को मारें, एक तरफ आप हमारे सिपाहियों को मारें, और दूसरी तरफ आपके साथ हम क्रिकेट खेलें, या दूसरी तरफ आपके साथ हम मीटिंग्स एंगेज करें। तो भारत बहुत इस बात को लेकर स्पष्ट है कि कोई बात नहीं, अगर सार्क में पाकिस्तान का रवैया ठीक नहीं है, अगर पाकिस्तान इस तरह के काम कर रहा है जो कि भारत को ठेस पहुंचा रहा है, तो हम पाकिस्तान के साथ बैठ के किसी भी फोरम पे बात नहीं करेंगे। 2014 के बाद सार्क की समिट नहीं हुई है। हेंस सोचने वाली बात है कि क्या सार्क की अभी कोई रेलेवेंस है भी कि नहीं। वाई शुड बी बॉदर अबाउट सार्क? क्योंकि सार्क इकलौता इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पूरा साउथ एशियन रीच है। अगर हम चाहें, भारत चाहे, आर्टिकल में बात मेंशन्ड है, तो इस ब्लॉक को तरीके से स्मार्टली हम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं नजरिया सार्क को देखने का हैज बिन वेरी स्केप्टिकल टुवर्ड्स विज़ावी पाकिस्तान। और जैसे ही भारत और पाकिस्तान के रिश्ते डिटोरिएट कर रहे हैं, उसके साथ के साथ सार्क की रेलेवेंस भी कम हो रही है। लेकिन यह बात भी बताना चाहूंगा कि एक वीक सार्क, a weakened SAARC also means heightened instability in other promising regional institutions. तो न्यू नैरेटिव क्या है? तो न्यू नैरेटिव जो साउथ एशिया में बिल्डअप हो रहा है कि चलो अगर एक देश या दो देश एक फोरम में, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के फोरम में कोई प्रस्ताव नहीं मान रहे हैं, या अपनी टांग अड़ा रहे हैं, या कुछ ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बायलेटरलिज्म को हम इंकरेज करें, बायलेटरलिज्म को पुश करें। भारत अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में रिश्ते श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ बेहतर करे, क्यों पाकिस्तान की चिंता करनी। चलो बायलेटरलिज्म जो है ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी रहेगी कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए। रीजनलिज्म, जहां पे रीजनलिज्म के चलते इतनी ज्यादा हमने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी साउथ ईस्ट एशिया में देखी है, सब सहारन अफ्रीका में देखी है, तो रीजनलिज्म के जरिए हम प्रोस्पेरिटी साउथ एशियन रीजन में भी क्यों नहीं देख सकते हैं। तो यहां पे बिम्स्टेक की बात आती है। तो रीजनलिज्म को आप नकार नहीं सकते हैं। आप कह सकते हैं कि बायलेटरलिज्म इज द न्यू नॉर्म, लेकिन रीजनलिज्म अपनी जगह पे है। तो एक तो हमारे पास तरीका है कि हम सार्क को रिवाइव करें, थोड़ा अग्री करें, थोड़ी अपनी ईगो को सेटअप आर्ट करके पाकिस्तान के साथ बैठचीत के बातचीत करें सार्क के फोरम पे। अभी तो नहीं लग रहा कि ऐसा होगा, यह हाईली आइडियलिस्टिक थॉट लगता है। दूसरा सिनेरियो क्या है? साउथ एशिया में अपनी रेलेवेंस बनानी है। साउथ एशिया में इंडिया भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऐसे तो नहीं हम बैठे बैठे चाइना को वो अपॉर्चुनिटी दे सकते कि हमारा जो ऑरा है, जो हमारा स्टेचर है साउथ एशिया में, वो चाइना ऑक्यूपाई कर ले, वैक्यूम का फायदा चाइना उठाए, हम वो नहीं चाहेंगे। तो दूसरा सिनेरियो क्या है? बिम्स्टेक की तरफ देखना, बिम्स्टेक को एक्सप्लोर करना। तो बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए 1997 में यह ब्लॉक एस्टैब्लिश करा गया था। तो 25 साल हो चुके हैं इस फोरम को, बिम्स्टेक को बने को। बिम्स्टेक यानी कि इसमें 5 साउथ एशियन देश आ जाते हैं, एक तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, और 2 एशियान देश आ जाते हैं यानी कि म्यांमार और थाईलैंड। पाकिस्तान बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। और पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी जो डिप्लोमेटिक एनर्जी है वो सार्क से मूव अवे करके बिम्स्टेक के टुवर्ड्स डाइवर्ट करी है। पर यहां पे एक और बात सोचने वाली है। मुझे याद है कि इस साल मार्च 2022 की ही बात कर रहा हूं, कोलंबो में 5th समिट हुआ था बिम्स्टेक का, लेकिन 25 सालों में केवल 5वां समिट। अगर इतना हम अपनी डिप्लोमेटिक एनर्जी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिम्स्टेक में, तो समिट्स को, मीटिंग्स को, बिम्स्टेक की मीटिंग्स को और ज्यादा पीरियोडिक करना पड़ेगा। अब यह भी एक हैरानगी की बात है, हालांकि इस आर्टिकल में यह बात थोड़ा एक पॉजिटिव कोटेशन में कही गई है, लेकिन मेरा यह मानना है, चलो बिम्स्टेक का चार्टर आज 25 साल के बाद हमने अडॉप्ट करा है, यह 25 साल पहले भी किया जा सकता था, लेकिन नेवरदलेस बिम्स्टेक का चार्टर जो अडॉप्ट करा गया है, आर्टिकल में यह कहते हैं कॉलमनिस्ट, यह दिखने में ज्यादा बेटर है देन द सार्क चार्टर।
फॉर इंस्टेंस अनलाइक द सार्क चार्टर, यहां पे जो आर्टिकल 6 है बिम्स्टेक चार्टर का, वो ये कहता है कि नए मेंबर्स को भी हम इस ग्रुपिंग में ऐड कर सकते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में मालदीव्स भी बिम्स्टेक के फोरम में आ जाए। अब लेकिन जहां तक फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है, देखिए सार्क में क्या है, सार्क में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर एक प्रपोजल भारत देता है या नेपाल देता है और उस प्रपोजल को पाकिस्तान मना कर देता है या मालदीव्स मना कर देता है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको मोटर व्हीकल एग्रीमेंट की बात कर रहा था, पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हम इस एग्रीमेंट को नहीं एग्री करते हैं, तो वो नलिफाई हो गया, यानी कि पाकिस्तान के पास वीटो पावर आ गई सार्क फोरम में। तो अगर किसी एक देश ने प्रस्ताव दिया, अगर एक देश ने मना कर दिया, तो सभी को वो मानना पड़ेगा कि नहीं, उसको आगे नहीं हम बढ़ा सकते प्रपोजल को। एशियान में क्या है, अब एशियान में 10 देश हैं। अब 10 देश हैं, अगर 10 देश में से 2 देश या 3 देश चाहें अपने बीच में कोई समझौता करने के लिए, अपने बीच में कोई अग्रीमेंट साइन करने के लिए, कनेक्टिविटी एग्रीमेंट हो, कोई इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो, तो वो कर सकते हैं, चाहे भले बाकी देश एशियान के उस प्रस्ताव से अग्री ना करते हो। तो एक ऐसा एक फ्लेक्सिबिलिटी काइंड ऑफ एक मैकेनिज्म बिम्स्टेक में भी हो सकता था, लेकिन नहीं है, ताकि किसी एक देश के पास वीटो पावर ना हो। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल कोई देश सामने रखता है कि भाई ये प्रपोजल हम सबके लिए अच्छा है, पूरे के पूरे जो इस फोरम में जितने भी हमारे जो मेंबर्स बैठे हैं सबके लिए अच्छा है, लेकिन अगर एक देश बोले कि नहीं मैं इस प्रपोजल को नहीं मानता, तो सभी को फिर वो मानना पड़ता है कि हाँ नहीं मानेंगे, आगे इसको नहीं बढ़ाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी बिम्स्टेक में एक्सप्लोर की जा सकती थी। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो बिम्स्टेक शुड नॉट एंड अप एज एन अदर सार्क, ये एक बात यहां पे आती है। उसके अलावा अगर उसके मेंबर कंट्रीज की बात करें, उनको अपना स्टेक और बढ़ाना पड़ेगा ताकि बिम्स्टेक को हम रेलेवेंट बना सकें। ठीक है, हाई क्वालिटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिम्स्टेक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात हम कर रहे हैं बहुत सालों से, लेकिन उसका जो रिजल्ट है, उसका जो इंपैक्ट है एज फार एज इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में ज्यादा नहीं देख पाए हैं। ठीक है, तो ये यहां पे कुछ बातें हैं जो समझने के लिए जरूरी है। बहरहाल यहां पे बिम्स्टेक का मैप भी है। और आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि बिम्स्टेक और सार्क के प्रति, बिम्स्टेक और सार्क के कंपैरिजन के प्रति इस साल यूपीएससी ने GS2 के पेपर में मेंस में क्वेश्चन भी पूछा था, जो कि आपका आज का क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा। आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो में वो दिखाऊंगा। फिर बात करेंगे गुड जॉब लैक के बारे। ये राकेश मोहन जी ने लिखा है, ये मेंबर भी हैं प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के। जो बातें ये लिखते हैं नई नहीं है, नॉट समथिंग विच इज वेरी न्यू, वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट इन द पास्ट एज वेल ना। देखिए अभी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, बहुत प्रोजेक्शंस आ रही हैं कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी कितनी नहीं होगी। कल न्यूज में आया था, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत 6.9% के आसपास ग्रोथ होगी भारत की इस फाइनेंशियल ईयर में। हमारा जो आरबीआई का जो आंकड़ा था वो 7.2% का था अप्रैल ऑफ दिस ईयर में। अभी कल रेपो रेट भी अनाउंस किया है, 35 बेसिस पॉइंट मॉनेटरी पॉलिसी जो हाइक हुआ है रेपो रेट में। सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने हमारा जो फोरकास्ट है 7.2% से 6.8% पे कर दिया है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स अगर हम मान के चलें तो एनीवेयर बिटवीन 6.5 to 7% ऑफ जीडीपी ग्रोथ इस फिस्कल ईयर में हम देखेंगे। अब सही अनुमान लगाना कि वो 6.6 है 6.8 है, ये हम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज अभी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की बात करें, हम अनसर्टेनिटी की बात करें ग्लोबली बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर, और जो अभी अर्थव्यवस्था में काफी कठिनाई आ रही है एडवांस देशों में, तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि कितना आंकड़ा होगा, लेकिन 6.5 से 7% के बीच में होगा। तो फिर हम क्या करें, 7% हो, 10% हो, 15% हो, व्हाट टू डू ऑफ दैट जीडीपी ग्रोथ। क्या इस बात की हम खुशी बनाएं कि भाई अमेरिका में, यूके में रिसेशन है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, यहां पे सब बढ़िया चल रहा है, या इस इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई हम रियलिस्टिक इंपैक्ट भी देखें। पिछले 20 सालों में सबसे बड़ी जो समस्या हमारे लिए रही है वो ये रही है कि लोगों के पास पैसा तो बहुत है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन वो जनरेट नहीं कर पा रहा गुड जॉब्स में। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, गुड क्वालिटी जॉब्स में। ऐसा नोशन आज से 30 साल पहले भी था और आज भी है कि जो इंडियंस है ना, वो कम सैलरी पे भी काम करने को तैयार होते हैं। तो अच्छी क्वालिटी जॉब्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि आपको अच्छा पे करे। अब एजुकेशन के मामले में कोई कमी नहीं है, टेक्निकल डिग्री आजकल हर कोई बच्चा बीटेक एमबीए कर रहा है, तो एजुकेशन के मामले में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतनी कुछ फैसिलिटीज होने के बावजूद भी मैच नहीं हो पा रहा एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी ग्रोथ का। अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट नहीं हो पा रही हैं। और अगर हमने विकसित होना है
इतिहास गवाह इस बात का। जितने भी देश विकसित हुए थे इतिहास में, उनके यहां पे एग्रीकल्चर ग्रोथ हैड प्रीसीडेड द मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। हमारे यहां पे मैं बार बार कहता भी रहता हूं, इंडिया में एक अनोखा एग्जाम्पल ही है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ नहीं हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हुआ, लेकिन बिकॉज ऑफ लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन सर्विस सेक्टर में हमने बहुत ग्रोथ देखा है। तो जॉब ग्रोथ बहुत क्रूशियल है अगर तो हमने पॉवर्टी एलिवेशन की बात करनी है। देखिए, अब हमारी देश की आबादी 130 करोड़ हो, 140 करोड़ हो, यह बात हम जरूर कह सकते हैं कि 10% एक अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट की बात करें, हालांकि कोई हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे 2011-12 के बाद नहीं हुआ, कोशिश करी गई थी 2017-18 में, लेकिन टेक्निकल डिफिकल्टीज के कारण वो नहीं हो पाया था। लेकिन इतना कह सकते हैं कि अभी भी 10% जो हमारे देश की आबादी है वो गरीबी में है, यानी कि पॉवर्टी लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो अगर अब हमारी अगर देश की आबादी 140 करोड़ है, 130 करोड़ है, तो लगभग 13-14 करोड़ लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। 13-14 करोड़ लोग बहुत ज्यादा संख्या होती है। 4-5 यूरोप के 3-4 देशों की संख्या इतनी होती है, 13-14 करोड़। तो यह एक चिंता का विषय है। 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करा, हमने कंपटीशन को स्वीकार करा, हमने कंपटीशन को एम्ब्रेस करा। हमारे यहां पे वही नोशन जो अभी आपको मैंने कहा 2 मिनट पहले के भी, यहां पे जो इंडियंस हैं वो कम तनख्वाह में, कम सैलरी में काम करने को तैयार होते हैं। तो ये एक इंसेंटिव माना गया था कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो विदेशी धन लेके इंडिया में इन्वेस्ट करें, फॉरेन कैपिटल यहां पे इंडिया में इन्वेस्ट हो। क्यों? क्योंकि यहां पे लोग कम दाम में, कम सैलरी में काम करने को तैयार होंगे। यही मॉडल चाइना ने भी फॉलो किया था, यही मॉडल बाकी जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज हैं, जिनको हम टाइगर इकोनॉमीज कहते हैं, उन्होंने भी फॉलो किया था। वैसे टाइगर इकोनॉमीज कौन सी हैं? यदि आप वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा एक कितने अटेंटिवली आप वीडियो देख रहे हैं, उसके कारण मैं ये सवाल बीच में आपको पूछता रहता हूं कई बार, जस्ट टू चेक कि आप वीडियो देख भी रहे कि नहीं देख रहे हैं। तो कौन सी है वो टाइगर इकोनॉमीज, उसके बारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब वहां पे हमने हाई ग्रोथ देखा ईस्ट एशियन इकोनॉमीज में, चाइना में, क्योंकि वो अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेवरेज कर पाए। वहां पे भी लोग कम दाम में, कम सैलरी में काम करने को तैयार थे। लेकिन हम अपने पोटेंशियल को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अच्छी तरह से टैप नहीं कर पाए हैं। अभी जो वेज लेवल्स हैं, अभी जो चाइना का वर्कर है, अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं कम सैलरी पे काम करने को तैयार हूं। वेज लेवल्स चाइना में बढ़ चुके हैं। तो अगर वेज लेवल्स चाइना में बढ़े हैं, पैंडेमिक आया है, कोविड आया है, तो ये मौका है भारत के पास कि कैसे वो सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट जो चाइना में हो रहा था वो आज इंडिया के टुवर्ड्स डाइवर्ट हो सके, पर नहीं हो पा रहा। मैन्युफैक्चरिंग इज शिफ्टिंग नॉट टू इंडिया बट टू दी अदर कंट्रीज, वियतनाम, ताइवान, अगर हम कंबोडिया की बात करें, ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की बात करें। अभी हमने पिछले 1 साल से हम परफॉर्मेंस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स की हम बात सुनते आ रहे हैं कि कैसे ये मैन्युफैक्चरिंग इंकरेज करेगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर सेक्टर्स हैं, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। ये देखते हैं आने वाले समय में कैसे ये इंपेटस मिलता है। लेकिन ये पॉलिसी आना बहुत ज्यादा जरूरी था जहां पे हम लेबर इंटेंसिव ग्रोथ को इंकरेज कर सकते हैं। अब हमारे यहां पे कहा जाता है कि जी एमएसएमईज जो है, अगर हम अपने मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें, ये बात सच भी है कि लगभग 40 से 45% जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स है वो एमएसएमई सेक्टर में काम करता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर है हमारा एमएसएमई का। लगभग 40 से 45% जो भारत का एक्सपोर्ट होता है वो एमएसएमई सेक्टर के द्वारा होता है। लेकिन यह बात भी समझनी जरूरी है कि जहां पे हम क्वालिटी जॉब्स की बात करते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, क्वालिटी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, वो एमएसएमई से नहीं आ पा रहे हैं। वो क्वालिटी कौन लेके आ पाएगा? जो बड़ी कंपनीज हैं, जो लार्ज कंपनीज हैं, क्योंकि उनके पास वो कैपेसिटी है, वो टेक्नोलॉजी है, वो स्किल है कि वो इस तरह के हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में जो बड़ी कंपनीज हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनको ही लीड लेना होगा, उनको और कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को स्केल अप कर पाए। फिर एक बात यहां पे आती है कि हमारे यहां पे जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है, और अगर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है तो हमारी जीडीपी, अगर हम टारगेट कर रहे हैं कि आने वाले 3-4 साल में हम 9% ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो हमारी जीडीपी 13% भी बढ़ सकती है। कितनी ज्यादा है? सिर्फ अगर हम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाएं। अब हम चाहे बांग्लादेश की ही बात करें, ज्यादा दूर क्या जाना, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की ही बात करें। बांग्लादेश को इमर्जिंग इकोनॉमी माना जाता है।
इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने पीछे कहा था कि बांग्लादेश में इतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है दैट बांग्लादेश विल ओवरटेक इंडिया एज वेल। नाउ दैट इज अ डिफरेंट डिबेट कि बांग्लादेश की जो साइज है, जो बांग्लादेश की अगर हम साइज साउथ कंट्री की बात करें, दैट इज मच स्मॉलर देन इंडिया, बट नेवरदलेस बांग्लादेश में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज्यादा होने के कारण उन्होंने वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है। अब एक पॉजिटिव ट्रेंड भारत में जरूर देखने को मिल रहा है, जहां पे जो बच्चियां हैं वो स्कूल्स जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, खास करके पिछले 20 सालों में टोटल फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन कर रहा है, फैमिली प्लानिंग भी अच्छी दिशा में हो रही है। तो मे बी आने वाले 10-15 सालों में हम फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट को भी ज्यादा देखेंगे, केवल सर्विसेज सेक्टर में नहीं पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी। अब यहां पे एक बात, इंटरेस्टिंग बात, टुवर्ड्स द एंड कॉलमनिस्ट कहते हैं कि जो हमारी करेंसी है बहुत ओवर वैल्यूड है, कि भाई इसको डेप्रिशिएट, यानी कि अब यहां पे ये नहीं कहना चाह रहे कि फ्री फॉल में हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती रहे, एक रेगुलेटेड वे में डेप्रिशिएट हो, आरबीआई का इंटरवेंशन बीच में रिक्वायर्ड रहता ही है। लेकिन कॉलमनिस्ट कहते हैं कि रुपी हैज बीन ओवर वैल्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम और इसको इट नीड्स टू बी अलाउड टू डेप्रिशिएट एक कैलिब्रेटेड, एक रेगुलेटेड तरीके से, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हम इग्नोर ना करें। यहां पे ये कहते हैं कि जैसे चाइना की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, इन इकोनॉमीज में जो इनकी करेंसी है वो काफी डीवैल्यूड है और इसके कारण इनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं, बिकॉज इनकी करेंसी जो है ओवर वैल्यूड नहीं है। मेरा ये मानना है, और ये हम पहले भी बातें डिस्कस कर चुके हैं, कि अगर आपकी करेंसी ज्यादा ही डिप्रिशिएट कर रही हो, या अगर आप केवल अपने एक्सपोर्ट्स को एट द बिहेस्ट ऑफ अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करने पे आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहे हैं, तो वो भी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। बहरहाल कॉलमनिस्ट ये कहते हैं कि हमारी करेंसी काफी ओवर वैल्यूड है, अगर इसको और डिप्रिशिएट होने देंगे तो यानी अगर आने वाले समय में अगर जो रुपी है अगर वो 90 रुपए भी हो जाता है पर डॉलर, तो शायद उससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। ये रिस्की गैम्बल है। एक्सपोर्ट्स चाहे रुपी 120 रुपए हो, चाहे 200 रुपए हो प्रति डॉलर, बात ये देखनी जरूरी है कि क्या हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हैं, क्या ऐसा इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंपेटस मिल रहा है। तो ये कुछ बातें इस आर्टिकल में करी गई हैं। लास्ट आर्टिकल, यहाँ पे टूरिस्ट पुलिस की हम बात करेंगे। तो ये आर्टिकल लिखा है MP नाथननेल ने, ये इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रिटायर्ड हैं CRPF से। अब यहाँ पे देखिए, अब टूरिस्ट, अब हम अतिथि देव भव, हम कहते हैं अतिथि देव भव। भाई यहाँ पे कोई गेस्ट आता है, हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, ये हमारी परंपरा है, हमारी प्रथा है कि हमारे घर में कोई गेस्ट आता है तो गेस्ट को, मेहमान को भगवान का रूप माना जाता है। बहुत सारे टूरिस्ट हैं भारत में आते हैं, भारत में बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, रिक्रिएशनल प्लेसेस हैं, लेकिन क्राइम जो है अगेंस्ट टूरिस्ट वो भी बढ़ता ही जा रहा है। खास करके अगर हम फीमेल टूरिस्ट की बात करें, जैसे केसेस आते हैं कि अभी पीछे अप्रैल 6 की बात है इस साल की, 12 साल की रशियन गर्ल थी जिसको रेप किया गया था एक होटल में इन गोवा, और जो रेपिस्ट थे वो कौन थे, एम्प्लॉय थे होटल के। अभी इसी साल की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, सितंबर की बात है, एक ब्रिटिश महिला थी जो कि लॉयर थे, वो भी आए थे, इंडिया लैंड ही करे थे और उन्होंने ऊबर करा था, कैब किया था एयरपोर्ट से लेके अपने होटल तक। ये इंसिडेंट साउथ दिल्ली का है, और वहां पे सेक्सुअल मिसकंडक्ट हुआ उनके अगेंस्ट, किसके द्वारा, जो कि उनका कैब ड्राइवर था। और इस हादसे से वो इतना ज्यादा सदमे में चले गए कि वो विदिन 2 डेज वापस यूके चले गए, वो उन्होंने इंडिया स्टे नहीं किया। तो इससे अच्छी बात नहीं है, इससे भारत को बुरी छवि में डाला जाता है। जब हम अपने मेहमानों को, अपने गेस्ट्स को इतने अच्छी तरह से आदर के साथ, सम्मान के साथ ट्रीट करते हैं, घर पे जब हमारे गेस्ट आते हैं तो हम उनको कितने सम्मान से ट्रीट करते हैं, तो अगर हमारे देश में भी गेस्ट आ रहे हैं उनको इतने रिस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ क्यों ना ट्रीट किया जाए। ऐसे इंसिडेंट्स अच्छी बात नहीं होती है जो हमारे सामने आते हैं। अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन टूरिस्ट की बात करें तो जो औरतें हैं दे आर मोर प्रोन टू सेक्सुअल अटैक्स। अभी रिसेंटली, अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, एक साउथ कोरियन यूट्यूबर भी हैं, उनको भी मुंबई में खार एरिया में उनको मोलेस्ट किया गया था। वो वीडियो काफी वायरल भी हुआ था यूट्यूब में। अब ये बातें अच्छी नहीं हैं जो हो रही हैं। अब ये तो वो चीजें जो हम यूट्यूब पे देख लेते हैं, न्यूज में बातें आ जाती हैं। काफी सारे ऐसे केसेस हैं मोलेस्टेशन के, सेक्सुअल हैरेसमेंट के, जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, दे ऑफन गो अनरिपोर्टेड। अब ये जो साउथ दिल्ली वाला इंसिडेंट था, इस हादसे से ये जो महिला थी, जो ब्रिटिश महिला थी, वो इतने ज्यादा इस हादसे से वो हिल गए थे, इतना ज्यादा उनको सदमा लगा था कि वो इतना डर रहे थे, वो बहुत रिलक्टेंट थे कि वो कंप्लेंट फाइल करें आउट ऑफ फेयर। क्राइम अगेंस्ट फॉरेनर्स की बात करें तो यहां पे जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा ये कहता है कि दिल्ली में
27 केसेस ऑफ क्राइम आए हैं अगेंस्ट फॉरेनर्स लास्ट ईयर। तो ये बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, फ्रॉम 62 केसेस रिपोर्टेड इन 2020 एंड 123 इन 2019। राजस्थान में भी शार्प रिडक्शन इन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट टूरिस्ट देखने को मिला है। राजस्थान में भी बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं साल भर साल, लेकिन हो सकता है कि ये डिक्लाइन जो है टूरिस्ट अराइवल्स में, दैट माइट बी बिकॉज ऑफ कोविड। कोविड के कारण ज्यादा टूरिस्ट नहीं आ रहा था। अभी इस साल फिर से टूरिज्म सेक्टर हैज रिवाइव्ड, और टूरिज्म सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। काफी लोगों की रोजी रोटी जो है सेक्टर पे डिपेंडेंट है। नॉर्थ ईस्ट हो, हिमाचल हो, गोवा हो, केरल हो, तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। अभी सर्दियों का टाइम है तो लोग जयपुर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, ठीक है, गोवा जाते हैं। तो अब कोविड का तो इतना फियर नहीं है, अब टूरिज्म बढ़ रहा है। तो ये जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट टूरिस्ट, क्या वो भी बढ़ेंगे? देखिए, ये बात हमको पता है कि टूरिज्म जो है, दिस हैपेंस टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर्स फॉर इंडिया। लोग अब यहां पे आएंगे, चाहे रशिया से आ रहे हैं, चाहे जर्मनी से आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से आ रहे हैं, तो वो डॉलर में या यूरो में तो खर्चा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने चिप्स का पैकेट लेना है, बिस्किट का पैकेट लेना है, इंडियन रुपी में करेंगे। तो अगेन फॉरेक्स, वो डॉलर देंगे, उसके बदले उनको रुपीज मिलेंगे, यानी कि फॉरेक्स अर्निंग्स हमारे पास हो रही है। अर्निंग्स कितनी थी थ्रू टूरिज्म 2019 में? $30 बिलियन। लेकिन ये 2020 में कोविड के कारण डिक्लाइन कर गया। आंकड़ा कितना था? $7 बिलियन के आसपास का। रेस्टोरेंट में रिस्ट्रिक्शन थी, ट्रैवल्स में रिस्ट्रिक्शन थी। अब फिर से टूरिज्म रिवाइव हो रहा है, तो डेफिनेटली अर्निंग्स में भी हम बूस्ट अप देखेंगे। जरा सोचिए इस बात के बारे में। ऑप्टिमिस्टिक प्रेडिक्शंस ये कहते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल होगा बाय 2024। तो बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत आवश्यकता है कि हम अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स को भी स्केल अप करें, ताकि फ्लॉलेस सिक्योरिटी ब्लैंकेट मिल सके फॉरेन टूरिस्ट को। भारत अभी G20 की प्रेसिडेंसी होस्ट कर रहा है। बहुत सारे अराइवल, बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, बहुत सारे डिग्निटरीज आएंगे बाहर से। तो क्या हम चाहेंगे कि इस तरह के इंसिडेंट्स हों, जिस तरह के इंसिडेंट्स अभी हमने डिस्कस करे हैं इस आर्टिकल में? तो सेफ्टी जो है टूरिस्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामाउंट है। तो यहां पे टूरिस्ट पुलिस का आइडिया यहां पे डिस्कस करा गया है। मीटिंग हुई थी अक्टूबर 19, 2022 को। ऑफिशियल्स थे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और इन कोलैबोरेशन विद द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो कर्मचारी थे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के और BPRD के, उनके बीच में मीटिंग हुई थी, जहां पे ये बात डिस्कस करेगी कि हमको सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है टूरिस्ट की, जो सेंसिटिविटीज होती हैं टूरिस्ट की, स्पेशली फीमेल टूरिस्ट की बात करें। और यहां पे एक आइडिया डिस्कस किया गया एक यूनिफॉर्म टूरिस्ट पुलिस स्कीम का एट अ पैन इंडिया लेवल। कुछ राज्य हैं जहां पे टूरिस्ट पुलिस है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात हो, दिल्ली हो, गोवा, राजस्थान, केरला, क्योंकि यहां पे काफी टूरिस्ट आता है, बहुत टूरिस्ट अराइवल यहां पे होता है। अब BPRD ने एक बुकलेट निकाली है ऑन द टूरिस्ट पुलिस स्कीम, जहां पे सारी बातें डिस्कस करी गई हैं कि कैसे पुलिस स्टेशन और कंट्रोल रूम सेट किए जाएंगे, क्या क्या ट्रेनिंग मैनुअल होगा उन कर्मचारियों के लिए जो टूरिस्ट पुलिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से रिक्रूटमेंट होनी है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। और लगभग 25 ऐसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करा गया है इन इंडिया, जहां पे जो टूरिस्ट पुलिस है उसको नेसेसरली डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक इंसेंटिव के तौर पे जो अब स्टेट पुलिस में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर वो डेपुटेशन लेवल पे टूरिस्ट पुलिस में आना चाहें तो उनको 30% डेपुटेशन अलाउंस भी मिलेगा, जस्ट टू इंकरेज मोर पीपल इन द टूरिस्ट पुलिस स्कीम। तो वे फॉरवर्ड की बात करें तो सेटिंग अप ऑफ टूरिस्ट पुलिस स्टेशन ये एक बहुत कमेंडेबल स्टेप है। इस बात को दाद देनी पड़ेगी ताकि हम फॉरेनर्स को सेफ्टी प्रोवाइड कर सकें। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और लोगों के मन में ये भय ना हो, फियर ना हो कि भी अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने चाहे हम चोरी करी हो, किसी ने किसी का लैपटॉप चुराया हो, आईपैड चुराया हो, कुछ भी बात हो, व्हाटएवर क्राइम इट इज, सेक्सुअल क्राइम हो या नॉन सेक्सुअल क्राइम हो, लोग बिना हेसिटेशन के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट फाइल कर सके। तो ये कुछ बातें हैं जो यहां पे हमने डिस्कस करी है। बाकी क्वेश्चन ऑफ द डे ये 2022 के यूपीएससी मेंस में आया था, तो वही क्वेश्चन यहां पे आपको आज प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं। डू यू थिंक दैट BIMSTEC इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द SAARC? What are the similarities and dissimilarities between the two? How are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? 150 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। वैसे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब के चैनल पे, जहां पे हमने जीएस के सारे पेपर्स को डिस्कस किया था। तो जो आईआर के जो 4 क्वेश्चंस आए थे 2022 के मेंस में, वो चारों के चारों क्वेश्चंस भी मैंने डिटेल में डिस्कस करे थे। अगर आप इसका आंसर लिखना चाहते हैं, अगर आपको इसमें कुछ फॉलो पॉइंट्स चाहिए कि कैसे इसका आंसर लिखना है, तो आप वो प्लेलिस्ट में जाके जो यूपीएससी मेंस 2022 का हमने एनालिसिस किया था उसको भी देख सकते हैं। और इस आंसर को पोस्ट करें हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग।
इस टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस पाने के लिए आप यहां पे अगर अभी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये लिंक दिखाई देगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करेंगे आपको हमारे चैनल के प्रति रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यहां पे कोशिश रहती है कि शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही हम आपको प्रोवाइड कर सके, पिन कर सके। पिछले कुछ दिनों से हम मॉडल आंसर नहीं सेंड कर पा रहे थे ग्रुप में, वो आज शाम को 6 बजे आपको पिछले 5 दिनों के मॉडल आंसर्स मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा। और आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर सकते हैं कि आप कैसे आंसर्स लिख रहे हैं, बाकी बच्चे कैसे आंसर्स लिख रहे हैं जिनका बेस्ट आंसर में नाम आ रहा है, और कैसे आप अपने आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। बाकी दोस्तों, जाने से पहले हमारी जो रेगुलर एडवर्टाइजमेंट रहती है, जो आपके साथ मैं डिस्कस करता हूं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो, संभव प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स के बारे। मंडे टू सैटरडे 11 AM to 1 PM यहाँ पे लाइव क्लास रहती है। 28 नवंबर 2022 को ये कोर्स शुरू किया गया था, जो कि 30 अप्रैल 2023 तक वैलिड है। 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और अभी आज से पॉलिटी की रिवीजन शुरू हुई है, पॉलिटी का क्रैश कोर्स शुरू हुआ है, तो ये चलता रहेगा। पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, IR, सारे के सारे सब्जेक्ट्स, इकोनॉमी, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे लाइव माध्यम के जरिए। और यहाँ पे स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स दोनों ही आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहें इस कोर्स में तो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करें 1800-890-3043। चलिए, मैं आपसे इजाजत लूंगा, मिलूंगा आपको मैं कल और चर्चा के साथ। आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद।